हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा दिखेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। तो अभी तक हमने पढ़ा कि अगर दो चार्जेस है तो अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर अपोजिट चार्जेस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर दो चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं मतलब उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब अपनी तरफ अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। रिपल कर रहे हैं मतलब अपने से दूर भेज रहे हैं, तो उस पर भी क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स की फोर्स लगाकर उसे एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपने से दूर भेज रहा है। तो अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है मतलब उसमें क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो वो फोर्स कितना रहेगा, यही किसने बताया? कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने बताया। और उस जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, कि ये एक फर्स्ट पॉइंट चार्ज है और एक सेकंड पॉइंट चार्ज है। अब यहाँ पर पॉइंट चार्जेस से मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज़ है, कि सपोज करो ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इन दोनों बॉडीज़ का साइज़, इन दोनों बॉडीज़ का साइज़, कि ये एक चार्ज्ड बॉडी है, ये दूसरी चार्ज्ड बॉडी है, तो इन दोनों चार्ज्ड बॉडीज़ का साइज़ इनके बीच की डिस्टेंस की कंपैरिजन में अगर बहुत छोटा है, ठीक है, कि एक चार्ज्ड बॉडी ये है मेरा मार्कर, ये एक चार्ज्ड बॉडी है और एक दूसरा मार्कर है वो भी चार्ज्ड है। अब इन दोनों का साइज़ की कंपैरिजन में एक मार्कर और दूसरे मार्कर के बीच की डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनके बीच की अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उनको हम क्या कंसिडर करेंगे? पॉइंट चार्ज। साइज़ की कंपैरिजन में अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उन बॉडीज़ को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? पॉइंट चार्ज। तो कूलम्ब ने क्या कहा कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, फर्स्ट पॉइंट चार्ज की वैल्यू हमने कंसिडर कर ली कितनी है? Q1। सेकंड पॉइंट चार्ज की वैल्यू हमने कितनी कंसिडर कर ली? Q2। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कंसिडर कर ली कितनी है? R। दो पॉइंट चार्ज थे, फर्स्ट पॉइंट चार्ज के फर्स्ट पॉइंट पे कितना चार्ज था? Q1 चार्ज। सेकंड पे चार्ज कितना था? Q2 चार्ज। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है तो अब उनके बीच में या तो अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई होगा या तो रिपल्शन का फोर्स अप्लाई होगा। कि अगर दोनों सेम चार्जेस है, कि अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो उनके बीच में क्या अप्लाई होगा? क्या अप्लाई होगा? रिपल्शन का फोर्स, क्योंकि सेम है। और अगर अपोजिट है, अपोजिट है मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव है, तो ये एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो उनके बीच में क्या अप्लाई होगा? अट्रैक्शन का फोर्स। अपोजिट तो अट्रैक्शन, सेम तो रिपल्शन। तो इनमें अप्लाई होने वाला जो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का जो फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज। कि फर्स्ट चार्ज मैग्नीट्यूड को हम किससे शो करते हैं? मॉड। ये मॉड Q1 किसको शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज। मॉड Q2 किसको शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज। तो ये फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड था, ये सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड था, उन दोनों का हमने क्या कर दिया? प्रोडक्ट। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया। तो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। कौन? फोर्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। कि उसके ऊपर जो भी चार्ज है उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड, या इसी को हम सिर्फ इस टाइप से भी शो कर सकते हैं कि ये उन दोनों के प्रोडक्ट का क्या है? मैग्नीट्यूड। कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। कि उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का हमने क्या कर दिया? प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद वही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि जो फोर्स है, ठीक है,
1 के अपॉन में देखो साइन यहाँ पर भी वही है, साइन यहाँ पर भी वही है। यहाँ हम बोल रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ बोल रहे हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर अपॉन में कोई चीज़ लिखी है, 1 के अपॉन में कोई चीज़ लिखी है, तो यहाँ पर हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे दो टाइप से पढ़ सकते हैं। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्या पढ़ सकते हैं, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इस 1 को नहीं पढ़ना है, इस अगर 1 को ना पढ़े, सिर्फ अपॉन वाली चीज़ को बोले, तो इसी साइन को हम पढ़ेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे बोलेंगे, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के फोर्स क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिख देते हैं। तो कंबाइन करके हमने लिखा, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, Q1 डॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू आई। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अब दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि भाई फोर्स तो लग रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, कि अगर ये दोनों सपोज करो सेम चार्जेस है, दोनों सेम चार्जेस है, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, या इस डायरेक्शन में लगेगा, या इस डायरेक्शन में लगेगा, या इस डायरेक्शन में लगेगा। इन पर जो फोर्स है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो वो जो फोर्स है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, इन दोनों चार्जेस को, इस चार्ज को और इस चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन ज्वाइनिंग पर लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। कि अगर दोनों सेम है तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा इस लाइन के अलोंग बाहर की साइड, इस पर रिपल्शन का फोर्स मतलब ये सेकंड चार्ज उसे क्या करेगा, फर्स्ट वाले चार्ज को धक्का देगा, बाहर भेजेगा। तो बाहर मतलब उस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स तो लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा कि नहीं, यहाँ लगेगा कि नहीं, यहाँ लगेगा क्या नहीं, कहाँ लगेगा, उस लाइन पर। कि अगर दोनों सेम है तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर बाहर की साइड, और अगर दोनों अपोजिट चार्ज है तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर अंदर की साइड फोर्स लगेगा, उस लाइन पर ही लगेगा, कहीं दूसरी जगह नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चला न्यूटन को, न्यूटन नहीं किसको, कूलाम को किससे पता चला कि जो फोर्स है वो कितना रहेगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कैवेंडिश ने दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, कि उन्होंने क्या लिया था, एक तुला ली थी, उसमें क्या किया था, 2 बॉल्स लिए थे, जो 2 स्फेयर्स लिए थे, उसको टांग दिया था। ये चलो अगर वो नहीं भी पढ़ा है तो जिस टाइप से कैवेंडिश वाला जो था, मतलब पहले तो कूलाम ने किया था, फिर उसी के बेसिस पर बाद में कैवेंडिश ने किया। तो कूलाम ने क्या किया, कूलाम ने ले लिए 2 स्फेयर या 2 ऑब्जेक्ट्स ले लिए, ठीक है, या 2 पॉइंट चार्ज ले लिए। इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो तुला की हेल्प से और बैलेंस की हेल्प से, वो उसकी हेल्प से उन्होंने फाइंड आउट किया। अब कैसे फाइंड आउट किया, तो सबसे फर्स्ट चीज़ तो उन्होंने क्या किया कि भाई 2 चार्ज्ड बॉडीज़ ले ली। अब उन दोनों चार्ज्ड बॉडीज़ पे चार्ज कितना है ये तो पता ही नहीं था, क्या बॉडी कि ये चार्ज बॉडी तो है, ये भी चार्ज्ड बॉडी है, लेकिन अब इस पर चार्ज कितना है वो लिखा हुआ है क्या, कि हाँ इसने बोल दिया इसके हाँ मेरे पर इतना चार्ज है, वो तो हमें पता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या किया कूलाम ने एक चार्ज्ड बॉडी ले ली, सपोज करो उस पर चार्ज कितना है Q, इस बॉडी पे कितना चार्ज है Q। अब ये जो दूसरी बॉडी है इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं है। इन दोनों बॉडीज़ को टच कर दिया, कांटेक्ट में ले आए। तो कांटेक्ट में ले आए तो क्या होगा कि इन दोनों चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो आधा चार्ज इस पे बचेगा और आधा चार्ज इस पे बचेगा, तो दोनों पर चार्ज कैसा हो जाएगा, सेम। जो पहले सिर्फ एक ही बॉडी पर था चार्ज, दूसरी बॉडी पर कोई चार्ज नहीं था। फिर कूलाम ने 2 बॉडीज़ को कांटेक्ट में ले आए, तो फर्स्ट बॉडी का आधा चार्ज निकल कर कहाँ चले गया, सेकंड बॉडी में। तो फर्स्ट बॉडी पर भी कितना बचा, Q/2 चार्ज, सेकंड बॉडी पर भी कितना बचा, Q/2 चार्ज। तो इससे कूलाम को इतना तो पता चल गया कि दोनों बॉडीज़ पर कैसा चार्ज है, सेम चार्ज। फिर कूलाम ने क्या किया, इनको डिफरेंट डिस्टेंस पर रखा, कि अभी
1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा, 1 मीटर की डिस्टेंस पर, 10 मीटर की डिस्टेंस पर, डिफरेंट डिस्टेंस पर रखा और फिर वैल्यू मेज़र कर ली कि हाँ भाई कितना फोर्स लग रहा है, कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा कितना फोर्स लगा, 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखा कितना फोर्स लगा। तो डिफरेंट डिस्टेंस पर लगने वाले फोर्स को मेज़र कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया कि डिस्टेंस तो फिक्स कर दी, क्या है, डिस्टेंस फिक्स कर दी कि डिस्टेंस कितनी है, सपोज करो 1 मीटर। अब चार्ज चेंज करते गए कि अभी Q/2 चार्ज है, फिर इसको एक और किसी अनचार्ज से टच कर दिया तो अब इस पर कितना बचेगा, Q/4 और आधा हो जाएगा कि Q/2 है, इसके पास एक और अनचार्ज बॉडी से इसको टच किया तो इसका और आधा चार्ज कहाँ पे चले जाएगा, सेकंड बॉडी में। तो अब इस पर चार्ज कितना बचा, Q/4 और इस पर भी कितना चार्ज आ गया, Q/4। अब फिर से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रखी, 1 मीटर। कि फर्स्ट कंडीशन में तो उसने क्या किया, दोनों पर चार्ज सेम रखा और डिस्टेंस चेंज करते गए और फोर्स मेज़र करते गए। सेकंड टाइम में उन्होंने क्या किया कि डिस्टेंस को तो फिक्स रख दिया, दोनों बॉडीज़ के बीच की डिस्टेंस को तो फिक्स रख दिया, बट उन पर जो चार्ज था चार्ज चेंज करते गए। एक बार चार्ज क्या ले लिया, Q चार्ज लिया, दूसरी बार Q/2 चार्ज ले लिया, तीसरी बार Q/4 चार्ज ले लिया। तो ऐसे डिफरेंट चार्ज लिए, डिफरेंट डिस्टेंस ली और फिर मेज़र करा कि फोर्स कितना लग रहा है। फिर उसी के बेसिस पर वो इस कंक्लूजन पर निकले कि जो फोर्स है वो कितना होता है, F = K Q1 Q2 R²। तो ये कूलाम ने तो बहुत मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पे, बड़े ऑब्जेक्ट के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन बाद में ये एक्सपेरिमेंट एटॉमिक लेवल पर, बहुत छोटे लेवल पर 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में भी एक्सपेरिमेंटली माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किया गया। अब उसके बाद हमने क्या कहा कि ये जो K है, K तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो K तो है वो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू इन SI यूनिट्स, कौन सी यूनिट्स में, इन SI यूनिट, कांस्टेंट K की वैल्यू होती है 1/4πε0। K की वैल्यू कितनी होती है, K = 1/4πε0, कहाँ पर, इन SI यूनिट। फॉर इस कांस्टेंट पाई की वैल्यू हमें पता होती है कितनी होती है, 3.14। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 8 पॉइंट, ठीक है, कितनी होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, कि अगर ये दोनों चार्जेस कहाँ पर रखे हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, दोनों चार्ज कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो हमने ये तो बोल दिया कि भाई जो फोर्स है वो दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। लेकिन उसके बाद ये एक कांस्टेंट था, तो ये कांस्टेंट में एक तो 4 आया, एक पाई आई और तीसरा क्या आया, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या कहता है कि वो जो मीडियम है, मीडियम फोर्स को कितना डिक्रीज करेगा, कि वो जो वैक्यूम है, वैक्यूम फोर्स को कितना डिक्रीज कर रहा है, ये एप्सिलॉन कहाँ पर है, अपॉन में है। यहाँ पर अगर हम K की स्पेस पर क्या लिखे, उसकी वैल्यू पुट कर दे तो F = क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन में है, अपॉन की चीज़ जब इंक्रीज होती है तो इधर ऊपर वाली चीज़ क्या होती है, डिक्रीज। तो ये अपॉन वाली चीज़ क्या कर रही है, फोर्स को डिक्रीज कर रही है। तो मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो क्या कर रही है, फोर्स को कुछ डिक्रीज कर रही है, उस प्रॉपर्टी को ही हमने क्या कहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि वो इतना ही परमिट करेगा कि हाँ भाई इस दो चार, कि अगर मेरे अंदर रहना है तो तुम इतना ही फोर्स लगा सकते हो, इतना ही वो सिर्फ परमिट करेगा। तो उसी को हमने क्या कहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हमने क्या कहा कि अगर मुझे K की यूनिट फाइंड आउट करना है कि इस K की यूनिट क्या है, तो K की यूनिट फाइंड आउट कैसे करेंगे कि ये R² यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, F कि R² इधर डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो FR² Q1 Q2 इधर मल्टीप्लाई में, K के मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो Q1 Q2 = क्या आ गया, K, ये आएगा।
ये इधर डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में। सीधी सी बात है कि जिनको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का कन्फ्यूज़न हो जाता है, जो नीचे लिखा हुआ है वो इक्वल टू क्या कर इधर आकर ऊपर आ जाता है, जो ऊपर लिखा है वह इक्वल टू के इधर आकर नीचे आ जाता है। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। आर क्या? डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। तो आर के स्पेस पर मैंने लिखा मीटर। उसका क्या है? स्क्वायर, तो इसलिए उसकी जगह लिख दिया स्क्वायर। Q1 क्या है? चार्ज। Q2 क्या है? चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो ये लिखा मैंने कूलाम इंटू कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कूलाम स्क्वायर। मतलब K की ऐसा यूनिट क्या रहेगी? K की ऐसा यूनिट रहेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ हमें लिखना पड़ेगा K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0। क्या ये हमारी वैल्यू? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। यहीं पर इस कूलाम स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो कूलाम की पावर कितनी हो जाएगी? -2। तो ये K की वैल्यू है और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कहाँ से आई? कि ये यूनिट है c² n-1 m-2। इसकी यूनिट लिखना है तो इसकी यूनिट भी हम लिख सकते हैं कि देखो ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हमें निकालनी है। किसकी यूनिट निकालनी है? एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भी हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं कि ये f, ये r² यहाँ, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसा भी नहीं करते हैं कि यहाँ से अगर हमें इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है तो एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4π ये f यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड में Q1 Q2 अपॉन r²। 4π तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई यूनिट होती है क्या? नहीं। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम। सेकंड चार्ज की यूनिट भी क्या है? कूलाम। आर क्या है? डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर। उसका स्क्वायर है तो उसका लिख दिया स्क्वायर। तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। ये न्यूटन की पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी है? 1। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? -1। मीटर स्क्वायर पावर कितनी है? 2। ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? m-2। ये तो देखो ये एप्सिलॉन की ये यूनिट लिखी है मैंने, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। तो ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है, ठीक है। अब अगर हम इस फॉर्मूले में कि यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये k इज इक्वल टू कितना है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो k फॉर एज इट इज़ पाई की जगह हमने लिख दिया 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखा है? एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू लिख दी 8.854 इंटू 10⁻²। इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 9 इंटू 10⁻9। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 इंटू 10⁻9। तो k की वैल्यू कितनी होती है? k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। तो यहाँ पर k इसके इक्वल है और ये वैल्यू कितनी आ गई? 9 इंटू 10⁻9। तो इसके स्पेस पर हम क्या लिख देंगे? 9 इंटू 10⁻9। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया? f इज इक्वल टू किसकी बात कर रहा हूँ मैं? f इज इक्वल टू कितना आ गया? 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये फोर्स आ गया और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अब अगर यहाँ से मुझे कूलाम की डेफिनेशन देनी है कि 1 कूलाम क्या होता है, तो सपोज करो Q1 की वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम। Q2 की वैल्यू भी कितनी है? 1 कूलाम। और R की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। Q1 की वैल्यू 1 कूलाम, Q2 की वैल्यू 1 कूलाम, R की वैल्यू 1 मीटर। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻9। ये होगा क्या? इसकी स्पेस पर मैंने लिख दिया 1, इसकी स्पेस पर भी लिखा 1 और अपॉन में भी क्या लिखा? 1 स्क्वायर। 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर फिर से कितना हो जाएगा? 1। तो इसको हटा देते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फोर्स कितना आ गया? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। ये कब आया? कि जब फर्स्ट चार्ज कितना था? 1 कूलाम। सेकंड चार्ज कितना था? 1 कूलाम। और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 1 मीटर। तो यहाँ से अगर मुझे 1 कूलाम की डेफिनेशन देनी है तो 1 कूलाम की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर हम 1 कूलाम चार्ज को उसके जैसे ही किसी चार्ज से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख दें कि ये 1 कूलाम चार्ज है, ये भी 1 कूलाम चार्ज है, तो किसी
1 कूलम चार्ज को हम उसके जैसे ही चार्ज से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख दे तो उन दोनों के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा? 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। कब? जब वो कहाँ रखे हो? वैक्यूम में रखे हो। कब? जब वो कहाँ, ये म्यू नॉट, वो कब कहाँ पे रखे हो? वैक्यूम में। कि 1 कूलम वो चार्ज है, 1 कूलम वो चार्ज है जो अपने जैसे चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हो। 1 कूलम, ये 1 कूलम वो चार्ज है जो अपने जैसे चार्ज से, कि अपने जैसा ये भी कितना है? 1 कूलम। अपने जैसे चार्ज से अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखा है तो कितना फोर्स अप्लाई करेगा? 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हमें इसका पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म। इस कूलम्स लॉ का क्या पढ़ेंगे? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म पर जैसे हमने क्लास 11 में ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, उसी टाइप से अब कूलम्स लॉ का हमें क्या पढ़ना है? वेक्टर फॉर्म। क्यों वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें तो पता है कि जो फोर्स है, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? फोर्स। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इस फोर्स का हम वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं। तो हमने कंसिडर किया कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं। ये चार्ज है Q1, ये एक दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है। सपोज करो ये है हमारा ओरिजिन O। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर हमने क्या कंसिडर कर लिया? R1। इस ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर हमने क्या कंसिडर कर लिया? R2। ठीक है। इसके बीच का पोजीशन वेक्टर R1 और Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है? R2। क्या होता है पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर वो जो किसी ऑब्जेक्ट की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या बताता है? पोजीशन। कि ये वेक्टर इस पॉइंट चार्ज की इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। तो ये हमारे पास है ओरिजिन, इसका पोजीशन वेक्टर R1 R2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया कितना है? R। ठीक है। अब सपोज करो अगर ये दोनों सेम चार्जेस है, तो Q1 और Q2 क्या है? अगर सेम चार्जेस है तो सेम चार्जेस के बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन का फोर्स। तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा बाहर की साइड, इस चार्ज पर भी फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की साइड। ठीक है। इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। इस पर जो फोर्स लगेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F21। इस Q2 पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F21। F21 का मीनिंग क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। के फोर्स किस पे? Q2 चार्ज पर। किसकी वजह से? Q1 चार्ज की वजह से। तो जिस पे फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू पहले लिखेंगे और जिसने फोर्स लगाया उसका बाद में। तो फोर्स ऑन 2 बाई 1 के 2 पे फोर्स किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो इस पर भी जो फोर्स लगेगा उसको हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको क्या लिखेंगे? F12। क्या लिखेंगे? F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कि 1 पर किसकी वजह से? 2 की वजह से। ठीक है। अब अगर मुझे इस R की वैल्यू निकालनी है तो हमने 11th क्लास में वेक्टर एडिशन पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के ये R1 प्लस R, कि ये जो R1 है प्लस R, ये किसके इक्वल रहेगा? R2 के इक्वल। कि दो साइड्स, दो वेक्टर्स का सम थर्ड वेक्टर के इक्वल होता है। ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये अब यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, तो अब जाना कहाँ था? नीचे। लेकिन ये वेक्टर की डायरेक्शन भी कहाँ है? ऊपर। तो दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर का सम थर्ड साइड वाले वेक्टर के इक्वल होता है, जिसकी साइड क्या है? अपोजिट है। ठीक है। तो R1 प्लस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2। या इसे यहाँ से हम R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस R1। तो इस R की वैल्यू कितनी आ गई? R की वैल्यू आ गई R2 माइनस R1। ठीक है। तो ये R की वैल्यू और इसकी डायरेक्शन ये है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? R को हम R12 भी लिख सकते हैं। ये R ना लिखते हुए इसको हमने क्या लिख दिया? R12। अब ये R12 क्या बताता है? ये R12 बता रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। इसको हमने क्या लिखा?
1 टू, R12 का मतलब क्या है, फ्रॉम 1 टूवर्ड्स 2। ठीक है, तो ठीक है, बुक में भी यही लिखा है, क्या देख लेते हैं हम। ठीक है, नहीं बुक में इन्होंने R21 लिखा है। ठीक है, तो हम भी बुक की तरह जैसे लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेंगे क्या, किसी को बुक ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, R21, कि R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 को ही बुक ने क्या लिखा है, R21। R21 का मीनिंग क्या है, R टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम 2 की तरफ जा रहे हैं, Q2 की तरफ जा रहे हैं, हम 2 की तरफ जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं, 1 से। तो R21 का मतलब क्या है, टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1। तो ये डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स 2, कहाँ से, फ्रॉम 1 से। ठीक है, तो अब हम फोर्स की बात कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर Q2 चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, Q2 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसको हमने क्या लिखा, F21। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कि फोर्स 2 पर किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो फिर फोर्स तो कितना रहेगा, तो फोर्स तो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना, Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन, अब इसकी क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं ना। तो यूनिट वेक्टर का हमारा फॉर्मूला क्या था, ज़रा बताओ तो, कि यूनिट वेक्टर R कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर R अपॉन मॉड R, यही होता है। 11th क्लास में हमने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो अब देख लो कि R कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर R अपॉन मॉड R। मॉड R किसको शो करता है, मैग्नीट्यूड। मॉड R किसको शो करता है, मैग्नीट्यूड। या इसी को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि R कैप इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन R, कि R वेक्टर R का मॉड लिखो या सिर्फ क्या लिख दो, R मतलब वो फिर से क्या शो कर रहा है, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। तो R कैप इज इक्वल टू अगर वेक्टर R अपॉन R है तो R12, ठीक है, या R21 कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R21 कैप इज इक्वल टू हो जाएगा R21 अपॉन R21, ये होगा कि R21 कैप किसके इक्वल रहेगा, R21 वेक्टर R21 अपॉन R21, कि अगर R कैप किसके इक्वल है, वेक्टर R अपॉन R के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इसकी स्पेस पर मैंने लिख दिया 21, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 21, यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 21। तो वेक्टर, तो ये R21 ये क्या बताता है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर हमको क्या शो करता है, डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन क्या लिखना पड़ेगी, R21 कैप। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गई, डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखो डायरेक्शन कैसे बताई हमने, कि ये जो F21 की डायरेक्शन ये थी, तो हमें इस डायरेक्शन का क्या चाहिए था, यूनिट वेक्टर। हमें इस डायरेक्शन का क्या चाहिए था, यूनिट वेक्टर। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, इस डायरेक्शन का अगर वेक्टर R21 है, इस डायरेक्शन का अगर वेक्टर R21 है, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 कैप। R21 कैप क्या बताएगा, इस डायरेक्शन की, इस डायरेक्शन को बताएगा। तो ये फोर्स का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ये फोर्स को हमने वेक्टर फॉर्म में बताया, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, और ये इस डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन मतलब R21 की डायरेक्शन, और R21 का इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 कैप। ठीक है, इसी टाइप से हम क्या बता सकते हैं कि अगर ये है तो R12 कैप किसके इक्वल रहेगा, R12 वेक्टर अपॉन R12। यहाँ पर हम R21 भी अगर लिख दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, ये तो क्या है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को R12 लिखो या R21 लिखो, ये तो क्या है, मैग्नीट्यूड। दोनों के मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच की डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। इस डायरेक्शन से देखो या इस डायरेक्शन से देखो, किसी भी डायरेक्शन से देखो, डिस्टेंस तो दोनों के बीच की सेम ही रहेगी। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का। तो इसी टाइप से R12 किसके इक्वल रहेगा, वेक्टर R12 अपॉन
R12 R12। अब ये देखो जो वेक्टर R12, वेक्टर R12 का मतलब क्या है, टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, मतलब कौन सी डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। ये क्या किसको शो करेगा, R12 वेक्टर को, टूवर्ड्स 1 कि 1 की तरफ जा रहे हैं हम, कहाँ से जा रहे हैं, 2 से, तो R12। तो अगर हमें किसकी वैल्यू बतानी है, फोर्स 1 2 की वैल्यू बतानी है, तो ये किसके इक्वल रहेगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब F12 इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो इस डायरेक्शन का हमें क्या बताना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो इस डायरेक्शन का वेक्टर ये है कि इस डायरेक्शन का वेक्टर क्या है, वेक्टर R12। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 कैप। और यहाँ पर R की स्पेस पर हम R12 भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सिर्फ R रहने दो, या R12 लिख दो या R21 लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, ठीक है, इतना कुछ ठीक है, ये हमने बता दिया। अब इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू लिख दी। अब ये तो क्या था कि ये दोनों सेम चार्जेस थे, तो इनमें क्या हो रहा था, रिपल्शन। हो सकता है अपोजिट चार्ज हो, कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन होगा तो फिर उसमें भी हम उनके हिसाब से डायरेक्शन ले लेंगे। अब उसके बाद देखो, हमें दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम। तो F21 ठीक है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है F21 और F12, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए उन दोनों को इक्वल पुट रख दिया। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है कि इसकी ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर क्या साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा सकते हैं क्या, या इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं कि देखो कि जो ये R12 है, R12 कैप के स्पेस पर हम -R, ठीक है, ये लिख ले, क्या लिख लेते हैं, कि ये जैसे कि ये हमने निकाला था कि R21 कैप इज वेक्टर किसके इक्वल था, R21 माइनस R21 वेक्टर किसके इक्वल था, R2 माइनस R1। इन दोनों में से अगर माइनस साइन को कॉमन निकालें तो ये जो माइनस वाला है वो हो जाएगा प्लस, जो प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं -R12। तो R वेक्टर R21 किसके इक्वल है, -R12 के इक्वल है, R21 किसके इक्वल है, -R12 के इक्वल है। उसी टाइप से R कैप 12 किसके इक्वल हो जाएगा, -R21 कैप के इक्वल। ये क्या है, ये दोनों यूनिट वेक्टर से, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस अपोजिट क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ हमने लगा दिया माइनस साइन। तो इसके स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, -R21। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F12 इज इक्वल टू, तो इसके माइनस के साइन को मैंने यहाँ बाहर लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख दिया, R21। इस R12 को अगर मैं R21 लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। यही किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू तो है F21 की वैल्यू, तो इसके स्पेस पर हम लिख देंगे F21। तो F12 इज इक्वल टू, इसके स्पेस पर क्या लिखेंगे, -F21। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ को भी, न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि ये दोनों फोर्स कैसे इक्वल है और उनकी डायरेक्शंस कैसी है, अपोजिट है। अब हमारा फोर्स क्या है, फोर्स होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, कि अगर वो वैक्यूम में रखे हैं तो वैक्यूम की वजह से उनमें कितना फोर्स कम हो रहा है। वैक्यूम के बजाय अगर कोई दूसरा मीडियम है तो मीडियम भी क्या करेगा, मीडियम तो फोर्स को और ज़्यादा कम कर देगा। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन क्या बताएगा कि उस मीडियम ने फोर्स कितना कम किया। तो वैक्यूम